हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर IBA 5 की यूनिट नंबर 7 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी आ चुका है और शॉर्ट नोट्स में भी आ चुका है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप क्या होता है, किस तरीके से हम शिप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप इज़ ऑलमोस्ट 400 ईयर्स ओल्ड एंड डेट बैक टू द ब्रिटिश नेविगेशन एक्ट ऑफ 1660। यानी कि जो हमारा शिप को रजिस्ट्रेशन करने का कंसेप्ट जो है 400 साल पुराना है, जब से चलता हुआ आ रहा है। यानी कि ये किसके अंदर आता है? ब्रिटिश नेविगेशन एक्ट 60 के अंदर ये आता है। द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ शिप इज़ टू कन्फाइन द प्रिविलेजेस ऑफ अ सर्टेन ब्रांचेस ऑफ ट्रेड टू शिप ओन्ड बाय रिस्पेक्टिव कंट्रीज। यानी कि जो भी शिप को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उस जो भी पर्सन शिप को रजिस्टर कराता है उसको बहुत सारे प्रिविलेजेस, बहुत सारे बेनिफिट जो है वो मिलते हैं। एज पर द लॉ ऑल शिप्स ऑपरेटिंग विद इन और आउटसाइड टेरिटोरियल वाटर हैव टू ड्यूली रजिस्टर्ड। यानी कि जितनी भी शिप है, चाहे वो कंट्री के अंदर काम कर रही हो, चाहे वो कंट्री के बाहर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, हर एक शिप को रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। In some countries, the ship are required to be registered compulsory in the country to which its owner belongs or where it is built। यानी कि कुछ कंट्री में इस तरीके का कंसेप्ट है कि जहाँ पे शिप ओनर रहता है या जिस कंट्री से शिप ओनर बिलोंग करता है, उसी कंट्री में शिप को जो है वो रजिस्ट्रेशन कराओ, या फिर उस कंट्री में शिप को रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिस कंट्री में वो शिप बनी है। उसके बाद आता है बिल्ट इन मोस्ट, बट इन मोस्ट अदर कंट्रीज इट इज़ द प्रिविलेजेस ऑफ शिप ओनर टू रजिस्टर द शिप इन अ कंट्री ऑफ हिज चॉइस। यानी कि कुछ कंट्री में कंपल्शन है, लेकिन बाकी कुछ कंट्री ऐसी है जहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है। जो शिप ओनर है वो जिस भी कंट्री में रजिस्ट्रेशन कराना चाहे उस कंट्री में अपनी शिप को रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, आप A ship built in country A may be registered in country B or C provided the ship owner adheres and complies with the various rules and regulation of a registering country। Suppose करो जो हमारी शिप है वो एक कंट्री के अंदर बनी है। उसको जो शिप ओनर है उसने उस शिप का रजिस्ट्रेशन जो है या तो कंट्री बी से करा लिया या फिर कंट्री सी से करा लिया। किसी एक कंट्री में ही गुड्स को शिप को रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। जिस भी कंट्री में शिप को रजिस्ट्रेशन कराया गया है उसी कंट्री के रूल्स या रेगुलेशन जो है उस शिप के ऊपर अप्लाई होंगे। एज ऑफ द टुडे द लॉ स्टिल रिक्वायर विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू डिस्पेंशंस दैट शिप में बी रजिस्टर्ड। कुछ ऐसे आज के समय में है कि आप चाहो तो शिप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है आज के समय में लॉ के द्वारा कि अगर आप चाहो तो अपनी शिप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। देयर आर हाउएवर टू इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशूड इन्वॉल्व इन रजिस्ट्रेशन। अगर आप शिप को रजिस्ट्रेशन कराते हो तो दो पॉलिसीज में इन्वॉल्व होती है। व्हाट इज दैट टू पॉलिसी? हु मे बी एंटाइटल टू द प्रिविलेजेस ऑफ प्लान ऑफ रजिस्ट्री। यानी कि जो भी अपनी शिप को रजिस्टर कराता है उसको बहुत सारे प्रिविलेजेस जो है वो मिल सकते हैं। एंड द एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ द शिप। यानी कि जो भी अपनी शिप को रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको एक टाइटल ऑफ ओनरशिप मिल जाता है कि हाँ, उससे पता चल जाता है शिप के रजिस्ट्रेशन कराने से कि इस शिप का ओनर कौन है। ओनरशिप जो है उसको मिल जाती है। देर आर मैनी अदर एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद रजिस्ट्रेशन। अगर हम शिप को रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इसके साथ और बहुत सारी एडवांटेजेस है जो मिलती है। For example, if a ship crosses the territorial water, it is desired that the ship's store should be bounded and declared with the custom। यानी कि सपोज करो एक शिप जो है अपने टेरिटरियल वाटर से बाहर जाती है तो उसको क्या है, कस्टम क्लियरेंस को पूरा करना पड़ता है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। दिस मीन्स दैट व्हेन द शिप or when the vessel reach a port, it has to be cleared by the custom, which will not be possible without the production of a certificate of registry। यानी कि जब आप किसी पोर्ट पे जाते हो तो अपने अपने पोर्ट का क्लियरेंस करवाना होता है, कस्टम क्लियरेंस कराना होता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जो होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री, जिसके बिना आप अपनी शिप का क्लियरेंस नहीं करा सकते, कस्टम क्लियरेंस नहीं करा सकते। अब हम बात करते हैं बॉन्डेड स्टोर क्या होता है, जो कि हमने पढ़ा था। Bonded store means that the items of provision or spares used by the ship of any foreign make could be procured without levy of custom duty।
यानी कि कोई भी शिप ऐसी जिसने क्या किया हो, फॉरेन कंट्री का कोई भी स्पेयर पार्ट यूज़ किया है अपनी शिप के अंदर, तो उस पर कस्टम जो ड्यूटी है वो चार्ज नहीं की जाती। दस द स्टोर बिकम रिलेटिवली वेरी चीप ऑन ओशन गोइंग शिप। जो स्टोर है वो क्या हो जाता है, सस्ता पड़ जाता है ओशन गोइंग शिप्स के लिए, अगर वो अपनी शिप्स को रजिस्टर करवाती है तो। In certain circumstances, the owner of an ocean-going ship is permitted to limit his liability when, without his personal fault of privity, loss of life or injury or loss or damages of good occur for which his शिप इज़ नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल। यानी कि जो भी शिप ओनर है, अगर वो अपनी शिप को रजिस्ट्रेशन कराता है तो साथ ही साथ वो अपनी लाइबिलिटी को भी लिमिटेड करा सकता है। इन केस कोई लॉस होता है, कोई डैमेजेस अगर होते हैं गुड्स को, तो अपनी लाइबिलिटी को क्या कर सकता है, लिमिटेड करा सकता है। इन सच अ केसेस, ऐसा अगर कोई हो जाए काम कभी, तो इस तरह की केसेस में क्या होता है कि जो मैक्सिमम लाइबिलिटी होती है वो कितनी होती है, द मैक्सिमम लाइबिलिटी इज रिलेटेड टू द टनेज ऑफ द वेसल की, जो भी हमारी वेसल है, जो भी हमारी शिप है, उसकी टनेज कैपेसिटी कितनी है, विच इज़ एविडेंस्ड करेक्टली थ्रू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री। किस तरीके से हमें पता चलेगा कि किस शिप की कितनी टनेज है, कितनी कैपेसिटी है, तो वो एक्चुअली में जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री के थ्रू। मोर ओवर फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन ऑफ अ शिप सच एज ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, mortgage एक्सेट्रा कैन बी फैसिलिटेटेड प्रोवाइडेड द शिप इज़ रजिस्टर्ड। यानी कि सपोज करो कभी एक शिप ओनर को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो अपनी शिप को गिरवी रख के पैसा ले सकता है, लोन ले सकता है, लेकिन उस केस में लेगा जब उसकी शिप रजिस्टर्ड होगी। यानी कि जब भी उसकी शिप रजिस्टर होगी तो एक तरीके का प्रूफ है कि कौन पर्सन उसका ओनर है, और शिप को ईजिली मोर्टगेज किया जा सकता है, उसके बदले में लोन वगैरह लिया जा सकता है। इन सो फार एज द ट्रेड इज कंसर्न, अंडर राइटर वुड बी वेरी रिलेक्टेंट टू इंश्योर एन अनरजिस्टर्ड शिप। यानी कि अंडर राइटर, अगर शिप रजिस्टर नहीं है कि, तो अंडर राइटर क्या नहीं करेगा, विलिंग नहीं होगा शिप को इंश्योर करने के लिए। यानी कि हर एक पर्सन को अपनी शिप को इंश्योरेंस भी कराना होता है, इन केस कोई भी डैमेज हो जाए तो उसको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी भी तब तक जो है वो इंश्योर नहीं करेगी शिप को जब तक उसका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो। लेकिन जो भी पर्सन अपनी कंपनी को, अपनी शिप को रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको ये सारे प्रिविलेजेस जो है, बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एंड इफ दे डू सो बिकॉज ऑफ सर्टेन compelling reasons, the corresponding rate of premium become very high, which may result in the country export become non competitive। यानी कि सपोज करो कि कोई पर्सन इंश्योरेंस तो करवा रहा है, इंश्योरेंस हो भी जाएगा अगर शिप रजिस्ट्रेशन नहीं है। अभी तो आपने कहा कि शिप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसका इंश्योरेंस नहीं होगा, नहीं, अगर शिप रजिस्टर्ड है तो इंश्योरेंस होगा, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी शिप का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको अपनी शिप को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो ज़्यादा रेट ऑफ प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो कि कॉम्पिटिटिव नहीं है। क्योंकि जो आप प्रीमियम पे करते हो शिप की सेफ्टी के लिए, वो प्रीमियम वगैरह कहाँ से चार्ज किया जाता है, फ्रेट रेट से ही चार्ज किया जाता है। जब फ्रेट रेट बढ़ जाएंगे तो कोई भी आपकी शिपिंग सर्विसेज को यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव का ज़माना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो कम प्राइस पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसी की ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस को अवेल किया जाएगा। तो इट्स बेटर प्रीमियम ज़्यादा देने से अच्छा शिप को रजिस्ट्रेशन ही करवा लिया जाए। In the Indian context, Section 22 or 62 of the Merchant Shipping Act 1958 stipulates the condition under which a ship has to be registered। यानी कि सेक्शन 22 और 62 ये बताते हैं मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 का कि किन किन कंडीशन के अंदर शिप को रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एवरी इंडियन शिप ओवर 15 टन्स नेट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड। यानी कि जिस भी शिप का जो वेट है 15 टन से ज़्यादा होगा या 15 टन से ज़्यादा है, उसको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। द एक्ट फर्दर स्टिपुलेट्स दैट अ शिप रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड में बी डिटेन्ड until द मास्टर ऑफ द शिप प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि डिटेन करने का मतलब है डिले करना। डिटेन करने का मतलब क्या है, डिले करना। दैट अ शिप रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड मे बी डिलेड until द मास्टर ऑफ द शिप प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री। तब तक डिले हो सकता है जब तक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री ना आ जाए। जब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री आ जाएगा तब आप शिप को रजिस्ट्रेशन करवा लेना। यानी कि फॉर द पर्पस
ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री होगा। जितनी देर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री लेने में लगेगी उतना ही देर आपको शिप की रजिस्ट्री कराने में भी लगेगी, और शिप उतनी देर बाद ही रजिस्टर्ड होगी। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट अ शिप शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन इंडियन शिप अनलेस ओन्ड होली बाय द पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। एक शिप को पूरी तरीके से इंडियन शिप तब तक नहीं माना जाएगा तब तक जो शिप ओनर है वो इंडिया का सिटीज़न ना हो। अगर शिप ओनर इंडिया का सिटीज़न है तो वो क्या होगा, इंडियन शिप मानी जाएगी। या फिर एक कंपनी या एक बॉडी जो क्या कर रही है अंडर सेंट्रल या स्टेट एक्ट एंड विच हैज़ इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यानी कि कोई भी सेंट्रल या स्टेट बिजनेस या कोई भी ऐसी कंपनी या ऐसी बॉडी जो इंडिया के अंदर स्टैब्लिश है, तो हम मानेंगे कि हाँ ये इंडियन शिप है जो इंडियन शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और वो उसका हेड ऑफिस प्रिंसिपल ऑफिस जो है वो इंडिया में है, तो वो इंडियन शिप ही मानी जाएगी। या फिर जिसका सिटीजनशिप मिली हुई है इंडिया की वो इंडियन शिप मानी जाएगी। या कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में, तो इंडियन शिप को माना जाएगा। द एक्ट प्रोवाइड फॉर सर्टेन ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन हु आर एम्पावर्ड टू रजिस्टर द शिप, यानी कि इस एक्ट ने क्या किया, कुछ ऑफिसर्स को, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जो क्या करते हैं, शिप को रजिस्ट्रेशन करने का काम करते हैं इंडिया में। द पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन are Bombay, Kolkata, Madras and such other port as may be announced by the central government in the official gazette। यानी कि इंडिया के अंदर जहाँ पे शिप का रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो कौन कौन से पोर्ट है, मुंबई, कोलकाता और मद्रास, और बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स हैं जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में पहले से ही बता रखा है कि कौन कौन से और ऐसे पोर्ट है जहाँ पे जाके शिप को रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। द ऑफिशियल अथोराइज टू register the ship in this port is the प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ मर्केंटाइल मैराइन डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ पे जाके शिप ओनर अपनी शिप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये ऐसे प्रिंसिपल प्लेस है मैराटाइन डिपार्टमेंट के। सिमिलरली द ब्रिटिश मर्चेंट शिपिंग एक्ट अथॉरिटी कमिश्नर ऑफ कस्टम और एन ऑफिसर अथॉरिटी बाय द गवर्नर टू एक्ट एज अ रजिस्ट्रार, यानी कि जिस तरीके से इंडिया में है उसी तरीके से ब्रिटिश मर्चेंट शिपिंग एक्ट क्या करता है, अथोराइज, किसको अथॉरिटी दी हुई है, किसको अथोराइज किया गया है, कमिश्नर ऑफ कस्टम और ऑफिसर अथोराइज बाय द, किसके द्वारा अथोराइज किए गए हैं, गवर्नर के द्वारा। तो ये क्या काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं एज अ रजिस्ट्रार। इनको अपॉइंट किया गया है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश मर्चेंट की गवर्नमेंट के द्वारा उनको अपॉइंट किया गया है ताकि वो शिप को रजिस्ट्रेशन कर सके। फॉर रजिस्टरिंग अ शिप, एक वेसल को, एक शिप को रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रार हैज़ टू कीप अ बुक, रजिस्ट्रार को एक बुक मेंटेन करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड बुक। एंड द एंट्रीज इन दिस बुक आर मेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजन, यानी कि इस बुक के अंदर जो एंट्री की जाती है वो क्या क्या एंट्री की जाती है उसके बारे में हम देख लेते हैं, क्या क्या प्रोविजन है जो ध्यान में रखने होते हैं रजिस्ट्रार को जब भी अपनी बुक्स ऑफ रजिस्ट्रेशन में एंट्री करेगा रजिस्टर बुक में। एज पर द इंडियन शिपिंग एक्ट द शिप इज डिवाइडेड इंटू 10 शेयर्स, यानी कि इंडियन शिपिंग एक्ट के अंदर जो शिप है उसको 10 शेयर्स में डिवाइड किया जाता है। ये नहीं है कि शिप के 10 टुकड़े 10 भाग कर दिए गए, नहीं, उसकी जो ओनरशिप है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि 10% जो है उसके ओनर बन सकते हैं। एज पर द ब्रिटिश एक्ट जो भी शिप है उसके 64 शेयर्स हो सकते हैं, मतलब 64% जो है उस शिप के ओनर बन सकते हैं। एज पर द इंडियन एक्ट नॉट मोर देन 10 ओनर कैन बी रजिस्टर्ड फॉर एनी वन शिप, एक शिप के लिए 10 से ज़्यादा ओनर नहीं हो सकते इंडिया के अंदर, और ब्रिटिश के अंदर 64 ओनर से ज़्यादा जो है पर्सन रजिस्टर्ड नहीं हो सकते एक शिप के लिए। दे डज नॉट हाउएवर अप्लाई टू और अफेक्ट द बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ एनी number of person represented by or through any registered owner or joint owner. So no person shall be registered as an owner of a fraction of a charterer, but any number not exceeding 5 may be registered as a joint owner of a ship or a share or a group of shares. This is applicable to both Indian as well as British Merchant Shipping Act। यानी कि सपोज करो अगर आप जॉइंट ओनरशिप लेना चाहते हो एक शिप की,
तो जॉइंट ओनरशिप लेने के लिए सिर्फ 5 जो है मेंबर, 5 ओनर हो सकते हैं, उसके 5 से ज़्यादा मेंबर जो है वो जॉइंट ओनरशिप नहीं ले सकते। चाहे वो इंडिया की बात हो चाहे ब्रिटिश की बात हो। क्या डिफरेंस हुआ जॉइंट ओनरशिप और ओनरशिप में? जॉइंट ओनरशिप का मतलब है कि जितने भी ओनर है, 5 ओनर है, 4 ओनर है, 2 ओनर है, 3 ओनर है, तो सबको एक ओनर माना जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 10 शेयर्स की, तो 10 पर्सन है, 10 पर्सन ही मिलके क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। लेकिन जॉइंट ओनरशिप में एक पर्सन ने जो डिसीजन ले लिया वही सभी का डिसीजन होना चाहिए। जॉइंट ओनरशिप शैल बी कंसिडर्ड एज कंस्टिट्यूटिंग वन पर्सन एंड दे शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ इन severalty of any interest of ship or share in respect of which they are registered. So a company or a cooperative society may be registered as a owner by its name, यानी कि एक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या कर सकती है, रजिस्टर कर सकती है। लास्ट पॉइंट है इसका, वो है ऑन द फर्स्ट रजिस्ट्री बुक विल शो, यानी कि जब भी आप फर्स्टली शिप को रजिस्टर कराओगे तो क्या होता है कि बुक विल शो द नेम ऑफ द शिप, शिप का नाम, एंड द नेम ऑफ द पोर्ट टू विच शिप बिलोंग्स, एंड टुगेदर विद द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन। यानी कि शिप के बारे में पूरी जानकारी होगी जब भी आप उस शिप को फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कराओगे। शिप के बारे में, ठीक है, शिप का नाम क्या है या फिर कौन कौन से पोर्ट पे शिप जो है वो जाती है, ठीक है। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कंपनी टू बी रजिस्टर्ड एज ओनर और हिज एजेंट, इन केस ऑफ एक इंडिविजुअल या कंपनी की बात करें, टू बी रजिस्टर्ड एज ओनर और हिज एजेंट, उसको रजिस्टर किया जाएगा या तो ओनर के रूप में या फिर एजेंट के रूप में, कोई भी इंडिविजुअल हो या कंपनी हो। इन केस ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल, एक से ज़्यादा इंडिविजुअल उस के ओनर बनना चाह रहे हैं, टू बी रजिस्टर्ड एज वन और मोर देन वन पर्सन और हिज एजेंट, यानी कि एक जितने भी पर्सन उस शिप के ओनर बनेंगे उन सभी का नाम उसके अंदर मेंशन किया जाएगा। डिटेल ऑफ टनेज बिल्ट एंड अदर पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ द शिप आर शोन इन द सर्विस सर्टिफिकेट, यानी कि कितनी टन के लिए कितनी टनेज कैपेसिटी जो है वो शिप की है वो मेंशन होता है, और बहुत सारा डिस्क्रिप्शन जो है शिप के बारे में मेंशन किया जाता है। पर्टिकुलरली रिप्रेजेंटिंग हर ओरिजिन एज स्टेटेड इन द डिक्लेरेशन ऑफ द ओनरशिप, ठीक है। तो ये था हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप के बारे में कि किस तरीके से शिप को रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने डाउट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जल्दी अपने डाउट को क्लियर कीजिए और इस टॉपिक को और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।